हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल। इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि मनी सप्लाई या फिर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं, और वो एक फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक एक फंक्शन यूज़ करता है जिसे आप कहते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट ये फंक्शन सेंट्रल बैंक अपना यूज़ करता है मनी सप्लाई और लोन्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए वो फंक्शंस यूज़ करता है। ये फंक्शंस यूज़ करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट करती है दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जनरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मनी सप्लाई और लोन्स को या फिर क्रेडिट गिविंग प्रोसेस को। सबसे पहला पार्ट आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का, वो है बैंक रेट। बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर सेंट्रल बैंक लोन्स देता है कमर्शियल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, मतलब मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स को कुछ लोन्स की ज़रूरत है, तो वो सेंट्रल बैंक से अगर लोन मांगने जाएगा तो सेंट्रल बैंक उसे लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन प्रोवाइड करेगा वो है बैंक रेट। और बैंक रेट हमेशा होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। बैंक रेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। अब अगर सेंट्रल बैंक रेट्स को बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन्स लेना डीआरआर हो जाएगा, यानी महंगा हो जाएगा, तो वो अपना डिमांड फॉर लोन्स डिक्रीज़ कर देंगे। या फिर वो एक और फंक्शन कर सकते हैं कि वो अपने जो जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो पब्लिक के लिए हैं वो इंक्रीज़ कर दें, जिसकी वजह से पब्लिक डिमांड फॉर लोन्स डिक्रीज़ हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इसका उल्टा, यानी बैंक रेट अगर कम कर दिए जाएं तो कमर्शियल बैंक या तो डिमांड फॉर लोन्स अपनी कम कर देंगे जो वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं, बढ़ा देंगे जो वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पब्लिक लोन्स पर हैं उन्हें वो कम कर देंगे। जिससे होगा क्या, पब्लिक डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो सेंट्रल बैंक हमेशा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज़ मार्केट में लेकर आता है। तो उसमें से सबसे पहला है बैंक रेट। सेकंड आता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट
जिस पर सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट में भी कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है सेंट्रल बैंक से, रेपो रेट में भी कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है सेंट्रल बैंक से, लेकिन बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। प्रोसेस, अगर मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट अगर सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ कर दे तो डिमांड फॉर लोन्स कम हो जाएंगे, और जो पब्लिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है या पब्लिक लोन्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जनरल लोन्स पर, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक डिमांड फॉर लोन्स डिक्रीज़ हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही वाइस वर्सा, यानी रेपो रेट अगर कम कर दें तो पब्लिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, और या फिर कमर्शियल बैंक डिमांड फॉर लोन्स अपनी बढ़ा देंगे, और जो पब्लिक डिमांड फॉर लोन्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है हमारा आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो थर्ड पॉइंट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कमर्शियल बैंक लोन ग्रांट करते हैं सेंट्रल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कमर्शियल बैंक लोन ग्रांट करते हैं सेंट्रल बैंक को, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों के पास पैसा बहुत है, तो वो अपना रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ करता है। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ करने से कमर्शियल बैंक को लगता है कि अगर वो सेंट्रल बैंक के पास अपने पैसे एज अ लोन दे तो उन्हें वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो कमर्शियल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा जो सेंट्रल बैंक से उन्हें मिलेगा। फिर वो लोन्स पब्लिक को देने की बजाय आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक को प्रोवाइड करेंगे, तो सेंट्रल बैंक मार्केट से मनी सप्लाई डिक्रीज़ करेगा, यानी मनी सप्लाई या फिर मनी को मार्केट से बाहर निकाल लेगा अगर वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ करता है। रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक के लिए ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि वो सेंट्रल बैंक के पास अपने पैसे जमा करे। जब वो सेंट्रल बैंक के पास पैसे जमा करेगा तो मनी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में लोन्स अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे ही अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट्स को डिक्रीज़ कर देगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक के लिए प्रॉफिटेबल होगा कि वो पब्लिक को लोन्स दें। तो पब्लिक लोन्स को वो ज़्यादा ग्रांट करेंगे, पब्लिक लोन्स को ज़्यादा ग्रांट करेंगे तो यानी मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज़ किसकी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करता है या फिर सेल करता है फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, तो उसे आप कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एग्जांपल लेते हैं,
मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने सेल करी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर मार्केट में उसने सेल करा, सेल यानी खरीदेगा कौन उसे? या तो दूसरे कमर्शियल बैंक्स खरीदेंगे या फिर पब्लिक खरीदेगी। मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करा, या तो कमर्शियल बैंक को या पब्लिक को। अब सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक को अपने पैसे सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे, यानी सेल करके वो मनी सप्लाई डिक्रीज़ कर रहा है मार्केट में। जब उसे लगेगा कंडीशन है इन्फ्लेशन की, तो सेंट्रल बैंक सेल करेगा अपनी सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक या पब्लिक को, जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में। डिफ्लेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक बाय करेगा सिक्योरिटीज़। बाय करने से, बाय कहाँ से करेगा? वो बाय करेगा या तो वो कमर्शियल बैंक से या फिर पब्लिक से। अब वो सिक्योरिटीज़ जैसे ही परचेज करता है कमर्शियल बैंक से या पब्लिक से, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ऐसे वो कंट्रोल करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से मनी सप्लाई। जो लास्ट पॉइंट आता है आपका, वो आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो कहता है आपको कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व डिपॉजिट कराना पड़ता है, कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व डिपॉजिट कराना पड़ता है, तो उसे आप कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब अगर कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज़ कर दी जाए तो कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल अमाउंट कम होगा। लोनेबल अमाउंट अगर कम होगा तो मार्केट में वो लोन सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर CRR डिक्रीज़ हो जाता है तो आपके पास लोनेबल अमाउंट ज़्यादा है, लोनेबल अमाउंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लोन ग्रांट करेंगे, तो आप मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये थे आपके 5 मेन इंस्ट्रूमेंट्स या फिर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगले आते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लीजिए आपको लोन चाहिए 70,000 रुपीज़ का, तो बैंक आपसे कहेंगे कि आपको मिनिमम 1 लाख की असेट वर्थ 1 लाख रुपीज़ आपको एज अ मॉर्टगेज रखनी पड़ेगी या फिर एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, या तो मॉर्टगेज सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे 70,000 लोन के लिए 1 लाख की असेट क्यों सिक्योरिटी रखनी है? तो इन दोनों के बीच का जो अमाउंट है 30,000, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको कहता है कि लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और असेट के अमाउंट में जो आप डिफरेंस लेंगे वो लेंगे एज अ सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट कर जाए या लोन पे ना कर पाए, तो आपके पास अमाउंट प्लस आपके पास इंटरेस्ट रेट के लिए थोड़ा सा मार्जिन आपके पास रहे, तो उसके लिए आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हैं। 70,000 अमाउंट प्लस एज अ इंटरेस्ट रेट आप बाकी 30,000 को ट्रीट करें, तो इन दोनों को मिला के बनते हैं 1 लाख, तो आप इतनी बड़ी एसेट उनसे चार्ज करें। मार्जिन रिक्वायरमेंट का बेसिक
यूज़ है कि मान लीजिए आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है मार्केट में। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दीजिए, जिसकी वजह से आपके पास लोनेबल अमाउंट ज़्यादा होगा। मीन्स कम सिक्योरिटी में आप ज़्यादा लोन दे पाएंगे। कम सिक्योरिटीज़ में अगर आप ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही मनी सप्लाई को अगर आपको कम करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दीजिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे तो लोनेबल अमाउंट आपके पास कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड और लास्ट पॉइंट आता है इसका, वो है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन आपको कहता है, मॉरल सुएशन का मतलब है किसी के बिहेवियर को कन्विंस करना, किसी के बिहेवियर को कन्विंस करना, या फिर किसी थर्ड पार्टी या फिर पर्सन को कन्विंस करना, या फिर उसे फोर्स करना कि वो आपकी बातें माने। कन्विंस करना या फोर्स करना कि वो आपकी बातें माने। काफ़ी बार फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसी कंडीशंस आती हैं कि कमर्शियल बैंक्स गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते सेंट्रल बैंक की। तो गाइडलाइंस फॉलो कराने के लिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए सेंट्रल बैंक यूज़ करता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है कि सेंट्रल बैंक डायरेक्ट गाइडलाइंस देता है कि अगर आप हमारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम या तो आपके पास या आपके ऊपर लीगल चार्जेस लगा सकते हैं, या फिर आपको बैन कर सकते हैं, या फिर अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपके ऊपर लगा सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक को ये सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो मॉरल सुएशन यही होता है कि आप बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं या उस सामने वाली पार्टी के एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू फोर्स, अगर वो बात ना माने तो वो है मॉरल सुएशन। और ये टर्म बेसिकली सेंट्रल बैंक यूज़ करता है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे कंट्रोल करने के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।